गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की वंशावली हमने पढ़ ली कि इसकी शुरुआत जो है 240 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा। कुछ जो साक्ष्य मिले उनके अनुसार, जैसे सूफिया मिले, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि इसकी जो स्थापना हुई घटोत्कच द्वारा 280 ईस्वी में की गई। लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त, जिसने 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त संवत भी इसके द्वारा चलाया गया। सोने के सिक्के चलाए गए, कारस्कर इसे कहा गया। चांदी के सिक्के की भी सर्वप्रथम इसी के द्वारा गुप्त शासकों में इसी ने चलाए। इससे पहले दो शासक तो हमें मिले हैं, कौन कौन से? श्रीगुप्त और घटोत्कच। लेकिन ये महाराज की उपाधि धारण करते थे, ये सामंत थे और ये स्वयं की मुद्रा नहीं चलाते थे। जो शासक होता था, जो सम्राट होता था मगध का, उसकी मुद्रा ये चलाते थे अपने साम्राज्य में। लेकिन गुप्त शासक जिसने पहली बार अपने नाम के सिक्के चलाए तो वो कौन है? चंद्रगुप्त, सोने के भी और चांदी के। इसके बाद हमने पढ़ा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच। विंसेंट स्मिथ की एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसमें क्या बोला गया है? इसे नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्यों? उसके विजयी अभियानों के कारण। तो 5 प्रकार के विजयी अभियान इनके: आर्यावर्त के, दक्षिणावर्त के, सीमावर्ती राज्यों के, आठवीं राज्यों पर और विदेशी राज्यों पर। 5 प्रकार के अभियान थे। हर जो अभियान था उसका उद्देश्य उसका अलग अलग था। जैसे आर्यावर्त को समूल नष्ट करके उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया, दक्षिणावर्त को क्षमा कर दिए, छोड़ दिए। तो ऐसे अलग अलग विजयी अभियान का उद्देश्य उसका अलग अलग था। एक उसका संधि विग्रह था, कौन था? हरिसिंह युद्ध व शांति का मंत्री था, और उसने अशोक स्तंभ जो है कौशांबी वाला, उसके ऊपर उसने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। वो अभी कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्थित है प्रयाग प्रशस्ति। किस भाषा में लिखी है? किस शैली में लिखी है? चंपू शैली। किस शैली में लिखी है? चंपू शैली में लिखी गई है। एक बौद्ध भिक्षु था जिसे इनके द्वारा आश्रय दिया गया, वसुबंधु। एक बुक लिखी है, क्या नाम? वसुबंधु, वासवदत्ता। ठीक है, वासवदत्ता, वसुबंधु। कौन है ये? बौद्ध भिक्षु, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने यहाँ आश्रय दिया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके समय की 3 घटनाएं महत्वपूर्ण है। 3 घटनाएं महत्वपूर्ण है। एक तो रामगुप्त प्रकरण, जो इनका भाई था, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना, लेकिन कायर शासक था। उस समय शकाधिपति रुद्रसिंह तृतीय का आतंक था, और उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसके हवाले करने का निर्णय ले लिया था। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला तो वो खुद जो है ध्रुव देवी के भेष में शकाधिपति के ग्रुप में चला गया और उसकी हत्या कर दी। वापस आया तो भाई की भी हत्या कर दी, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, और स्वयं 380 ईस्वी में मगध का शासक बन गया। इसका जो काल है संस्कृत के चरमोत्कर्ष का काल, गुप्त काल का चरमोत्कर्ष का काल, सर्वांगीण विकास का काल कहा जाता है। इसके दूसरी घटना हम पढ़ते हैं तो वो है इसके नवरत्न। क्या? नवरत्न। नवरत्न में हमने कल पढ़ लिया कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह की एक रचना अमर घटकर पर। ये ऐसे 9 रत्न थे, और हर 9 रत्न जो है वो एक विषय विशेष का जो विशेषज्ञ था।
इस कारण इनके काल में चारों तरफ उन्नति मानी जाती है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने एक व्याघ्र शैली का चांदी का सिक्का जारी किया था और शकारी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में हमने कुमारगुप्त पढ़ा। कुमारगुप्त जिसके समय में सबसे अधिक अभिलेख मिलते हैं, जैसे विल्सर अभिलेख कहाँ मिलता है? विल्सर अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा में है। उसके अलावा उसके बाद स्कंदगुप्त जिसके समय में हुनों के आक्रमण थे। हुनों के 3 नेता पढ़े अपन ने, कौन कौन से? तिगिन, तोरमान और मेहरकुल। तिगिन, तोरमान और मेहरकुल। कौन था तिगिन, तोरमान, मेहरकुल? ये हुण कौन थे? पीछे वाले बताएं। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर? फर्स्ट ईयर में। तो क्या सोच रहे हो, पढ़ने के लिए बहुत लंबा जीवन? ऐसे बर्फ की तरह हाथ में जो है ना, बर्फ की तरह होता है समय। जब उठाते हैं तब ऐसा लगता है कि हाथ में बर्फ है, और खोल के देखो तो कुछ भी नहीं है। समय की ये खासियत होती है। तो आप कभी मत सोचो कि हमारे पास लंबा समय है अभी पढ़ने के लिए। कुछ भी नहीं है आपके पास में। समय किसी का नहीं हुआ, किसी का सगा नहीं हुआ है। जितना उपयोग करना है कर लो, उसको बचा के रखोगे कोई फायदा नहीं है। कल तो बताया है मैंने, हुन कौन थी? मध्य एशिया की बर्बर जनजाति। ये इतना ही तो बता। मध्य एशिया की बर्बर जनजाति और तिगिन, तोरमान, मेहरकुल के नेतृत्व में भारत में आक्रमण हुए और गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमणों का सामना किया था। बस इतना सा क्वेश्चन था। हुन कौन थे? ऐसे 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आया, नहीं बन पाया तो फिर क्या? कल आप एक पीडीएफ डाली थी मैंने, सोचो वो बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। मैंने पढ़ाया, आप लोगों को पढ़ाया, उसको पढ़ाया, उसने लिख लिया जैसा का वैसा। आपने एक गोल लिखा होगा, कुछ छूट गया कुछ, और उसने कैसा लिखा था? एकदम सिस्टमेटिक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना दिया। हुन कौन थे? तो इसका 3 नंबर का उत्तर भी उसने तैयार कर दिया। तभी तो उसने प्री क्वालिफाई किया और मेंस दे रहा है। तो जरूरी है, ठीक। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी हमने पढ़ लिए। महाबलाधिकृत कौन था? सेनापति। और महादंडनायक कौन था? न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस। दंडपाशिक कौन था? पुलिस विभाग का प्रमुख। इसमें हमने पढ़ा था एक शब्द पुस्तपाल, अभिलेखों का सुरक्षित करने वाला। पुरपाल, ये नहीं पढ़ा होगा। पुरपाल, पुर यानी होता है नगर, पुर यानी होता है गांव, पुर यानी नगर। तो पुरपाल है नगर का प्रधान अधिकारी। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तकालीन स्थापत्य कला। गुप्तकालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, मेंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मौर्यकालीन स्थापत्य कला। तो क्या है मौर्यकालीन स्थापत्य कला? मोहित जी आपको पता है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला अपन ने कुछ दिन पहले चिल्ला के पढ़ा थी। हाँ, आप बताएं दवंडे जी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बहुत ही बेवकूफ आदमी ने पढ़ाया आपको, जो कुछ भी नहीं पता आपको, है ना? यही बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं पता तो फिर यही होगा ना प्रिय, कि बहुत कमजोर आदमी ने पढ़ा दिया। हाँ, सांची के स्तूप वगैरह और जो मौर्यकालीन जो है अभी बस 2 ही चीज है, स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तूप। स्तूप ये क्या है? उस समय की स्थापत्य कला। कितने अच्छे से पढ़ा अपन। कितने स्तूप थे बनाए सम्राट अशोक ने, कितने हैं
कहाँ कहाँ पर है, महास्तूप, ये सब कुछ उस समय की स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला मतलब निर्माण करना, भवन, मंदिर, ये जो भी निर्माण होता है ये सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। पीछे वाले को समझ में आ रहा है? छुप के क्यों बैठे हो? ऐसे बैठो, मुझे भी दिखो, आप तो मुझे देख ही लेते हैं। अब गुप्तकालीन स्थापत्य कला पढ़ना है। तो गुप्त काल में क्या क्या हुआ? तो एक स्थापत्य कला में जो पहले भवन बनते थे इनके समय में भी बने, ठीक, गुफाएं पहले बनती थी इनके समय में भी बने, लेकिन इन्होंने क्या शुरुआत की थी? मंदिर निर्माण। तो इनका जो फोकस है वो मंदिरों के ऊपर ज्यादा था, मूर्ति कला को विशेष महत्व दिया। और अब पहले जो यज्ञ वगैरह होते थे वो खुले में होते थे, अब इन्होंने उपासना को ज्यादा महत्व दिया। तो उपासना के लिए एक स्थान चाहिए था, कवर्ड एकदम मंदिर वगैरह जैसे है। तो वो बात हम करेंगे। मंदिर भी जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं 3 प्रकार के मंदिर पढ़ते हैं। मंदिर, तो भारत में जो मंदिर है वो 3 प्रकार के मंदिर है। एक द्रविड़ शैली, एक नागर शैली और एक बेसर शैली। द्रविड़, नागर और बेसर शैली। द्रविड़, नागर और बेसर शैली। तो द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण भारत में, नागर शैली मतलब उत्तर भारत में। इतना शॉर्ट में याद करना, फिर उनकी विशेषताएं हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक। तो द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भारत में। जैसे ये बालाजीपुरम का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है। देखो यहाँ पे मूर्तियां मूर्तियां मूर्तियां, खिड़की दरवाजे इधर उधर सब तरफ मूर्तियां, बाहर एक परकुटा होता है और मंदिर जैसा बड़ा गेट बना दिया जाता है। वो काय की विशेषता होती है? द्रविड़ शैली। नागर शैली, नागर शैली के मंदिर मिले उत्तर भारत में। उत्तर भारत में क्या विशेषता होती है वो पढ़ेंगे अपन। ऊंचे चबूतरे पर बना होता है, बीच में जो होता है बैठक व्यवस्था होती है, सब पढ़ेंगे। तो नागर शैली के मंदिर कहां पर? उत्तर भारत में। अब बचे बेसर शैली के मंदिर, तो ये कहां होंगे? दक्षिणापथ में। वो रास्ता जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, जो मध्य के जो है, जहाँ दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे बेसर शैली के मंदिर। क्लियर हो गया एकदम? जहाँ संक्रमण काल होगा, संक्रमण स्थान होगा, उत्तर भारत दक्षिण भारत का जो मिलन स्थल है उसके आसपास, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर जो मंदिर मिलेंगे ये कौन से मिलेंगे? बेसर शैली के मंदिर मिलेंगे। तो हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं। गुप्त काल में स्थापत्य एवं कला। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्रकला। चित्रकला, चित्रकला और चित्रकला तो अजंता और एलोरा। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। तो एलोरा महाराष्ट्र में और अजंता ये भी महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में, अजंता भी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। हम इसको बोलते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। वही कहाँ जाना है? अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाना है। लेकिन दोनों गुफाएं अलग अलग काल की बनी हुई है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कब की हैं? गुप्त काल की। अजंता की गुफा नंबर, अजंता की गुफा नंबर 16 और 17, 16 और 17। और उसी प्रकार मध्य प्रदेश के धार जिले में कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाघ की गुफाएं किस काल की है? तो किस काल की है? गुप्त काल की। तो कभी कभी तो एक बार तो ये भी क्वेश्चन बोला था कि बाघ की गुफाएं किस गुफाओं के समकालीन है? तो उसमें अजंता भी दिया था, एलोरा भी दिया था, रीछ की गुफाएं और क्या क्या दिया हुआ था। तो किसके समय की है? अजंता के गुफाओं की समकालीन है। अब हम पढ़ेंगे मंदिर। मंदिर, मंदिर में हम देखते हैं गुप्त काल में, गुप्त काल में पहले ये एक, रुक जाओ अभी, पहले गुफाओं को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 16, इसके बारे में लिखो एक लाइन। अजंता की गुफाएं 16 और 17 पढ़ रहे, तो इसमें गुफा नंबर 16
मरणासन राजकुमारी से संबंधित, मरणासन राजकुमारी से संबंधित। गुफा नंबर 17 बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित। गुफा नंबर 17 बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें बुद्ध का जीवन चित्रण किया गया है, जीवन चित्रण किया गया है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो गुफा नंबर 16 का संबंधित है, मरणासन राजकुमारी का चित्र उसमें है। और गुफा नंबर 17 किसको समर्पित है? गौतम बुद्ध को संबंधित है। उसमें उसके जीवन चित्र का चित्रण चित्रों के माध्यम से किया गया है। और कहां पर है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। किस जिले में? औरंगाबाद जिले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अब हम बाघ की गुफाओं की बात करते हैं। ये कहां पर है बाघ की गुफाएं? अंकित, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। कितनी संख्या है कुल यहाँ पर गुफाओं की संख्या? 9 है। बहुत ही बढ़िया, 9 गुफाएं हैं यहाँ पर। गुफा की जो खोज की है, इनकी जो खोज की है बाघ की गुफाएं, कुल कितनी है? 9। और खोज किसने की है? ये भी प्रिया को पता होगा। डेंजर फील्ड, डेंजर फील्ड ने, याद रखना, डेंजर फील्ड ने। गुफा नंबर 1 इसे ग्रह कहते हैं। गुफा नंबर 1 इसे क्या कहते हैं? ग्रह। गुफा नंबर 2 क्या कहते हैं इसे? पांडव गुफा, पांडव गुफा। गुफा नंबर 3 हाथी खाना। गुफा नंबर 3 को क्या कहते हैं? हाथी खाना। और गुफा नंबर 4 ये क्या संबंधित है? रंग महल। और बाकी जो गुफाएं हैं वो क्षतिग्रस्त है। 4 गुफाएं अभी भी वहां पर सुरक्षित है। तो बाघ की गुफाएं। अब क्वेश्चन आ जाता है बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं तो काय से संबंधित? क्या उत्तर लिखेंगे? 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में गुप्तकालीन गुफाएं। खोज डेंजर फील्ड द्वारा, कुल संख्या 9। बस इतना सा लिखना है हमें, लेकिन गुप्तकाल लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे लिखेंगे हम उदयगिरी की गुफाएं। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? उदयगिरी की गुफाएं। ये तो पता होगा आप लोगों को। प्रिया को छोड़कर कोई भी उत्तर दे दे। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। किस काल की? गुप्त काल की। तो ये भी बोल देते हैं, गुप्तकालीन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। क्या मिला है यहाँ पर? पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है। और व्यक्ति द्वारा, हाँ हाँ ठीक। जो विष्णु जी की शेष नाग पर विश्राम करती हुई जो संज्ञा वाली जो मूर्ति दिखती है वो यहीं पर है, विदिशा में है। ठीक। और यहाँ पर मिला है गिल्ली डंडा, भीम का गिल्ली डंडा मिला है, भीम का गिल्ली डंडा, भीम का गिल्ली डंडा। अब हम बात करते हैं मंदिर। तो सबसे पहले हम विशेषताएं देखते हैं कि इस काल के जो मंदिर थे वो बनाए कैसे जाते थे, कैसे बनाए जाते। तो कैसे मंदिर बनाए जाते थे? पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में। अक्सर मंदिर जो बने पंचायतन शैली में। क्या होता है प्रिया पंचायतन शैली? तीनों ओर क्यों? 5 ओर। ये एक मंदिर, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा और ये पांचवा। ये पंचायतन शैली। मुख्य मंदिर बीच में होगा और चारों दिशाओं में 4 मंदिर अलग अलग होंगे, तो इसे क्या कहते हैं? पंचायतन। इसे क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली के मंदिर। तो इस गुप्त काल के अधिकतर मंदिर जो है, पूरे के पूरे तो नहीं बोल सकता, अधिकतर मंदिर जो बने हैं वो कैसे बने हैं? पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ये इनकी विशेषता है, खासियत। ये जो मैंने बनाया है कि मतलब नीचे एक आधार जो होता है बराबर होता है और उसके ऊपर उसका शिखर बनाया जाता है। तो लिखेंगे ऊंचे चबूतरे पर, ऊंचे पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता लिखेंगे ऊंचे चबूतरे पर जिन पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां, चारों तरफ से सीढ़ियां, चारों तरफ से सीढ़ियां होती है। फिर वही गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, ऐसे बनते हैं। प्रारंभ में छतें चपटी, प्रारंभ में छतें चपटी, बाद में शिखर बनने लग गए, बाद में शिखर बनने लग गए। क्लियर? दूसरी विशेषता है ये पहले ये इतना ही होता था और बाद में ये क्या बनने लग गया? शिखर। मंदिर के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष, चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष जिसमें मूर्ति जिसमें मूर्ति जिसमें मूर्ति स्थापित होती है। ये जो चौकोर कक्ष है यहाँ पर बीच में क्या है? एक मूर्ति स्थापित करेंगे। ठीक। एक महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह, गर्भगृह देखो मूर्ति होती है, मूर्ति के सामने बैठने की जगह होती है और उसके आसपास परिक्रमा लगाने वाला पथ होता है। तो ये गर्भगृह कहलाता है कि वहां बैठकर हम चैन की सांस लेते हैं। लोग बोलते मंदिर में गए और दर्शन करके वापस आ गए, कम से कम 5 मिनट वहां पे बैठना चाहिए, तो वो गर्भगृह। तो क्लियर हो गई? मंदिर के भीतर एक चौकोर अथवा वर्गाकार कक्ष जिसमें मूर्ति रहेगी और इसका महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह। गर्भगृह 3 ओर से दीवारों से घिरा, एक ओर से प्रवेश द्वार, एक ओर से प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ मतलब जो परिक्रमा लगाते हैं वो प्रदक्षिणा पथ। अब प्रमुख मंदिर पढ़ देते हैं हम इस समय के, विशेषताएं आ गई समझ में, बन जाएगा। प्रमुख मंदिर तो दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहां पर है? ये देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और कहां पर है? झांसी, झांसी के पास में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर झांसी यूपी में। ठीक। उत्तर भारत का प्रथम मंदिर है ये, उत्तर भारत का प्रथम मंदिर
12 मीटर के शिखर का निर्माण किया गया है इसमें। पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। विष्णु जी की नाग सैया पर लेटी हुई प्रतिमा है। मूर्तियों पर मतलब मूर्तियां हैं और क्या क्या है वहां पे, उड़ते हुए पक्षी, मूर्तियां, उड़ते हुए पक्षी, प्रेम युगल, स्वास्तिक, फूल पत्ती आदि प्राप्त हुए हैं। फूल पत्ती आदि प्राप्त हुए हैं। ये कौन सा मंदिर पढ़ा अपन ने? दशावतार मंदिर। फिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, और कहां पर है ये? जबलपुर। जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर। अब कुछ भी यदि बात आती है तो जैसे हमने विशेषताएं लिखी है उसमें से इसके बारे में लिख लेना है। गुप्तकालीन मंदिर पहली लाइन में आ जाएगा। जबलपुर में है, विष्णु जी का मंदिर है, और बाकी ये ऊंचे चबूतरे पर बना है, ये बना है पंचायतन शैली में, ये सारी बातें अब इसमें लिखते चलेंगे। अब सबको मैं अलग अलग नहीं लिखवाऊंगा, एक तरफ से लिखवा देता हूँ। फिर है एरण का विष्णु मंदिर। एरण का विष्णु मंदिर कहां पर होगा? ये सागर, एरण सागर जिले में। 4th नंबर पे लिखेंगे हम भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर ये मिलेगा सतना, ये भी मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। और ये कहाँ है? पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। भीतरगांव का गांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर। भीतरगांव का है, भीतरी अभिलेख पढ़ा ना अपन ने, तो कहां पर है ये? कानपुर, कानपुर, गाजरपुर, कानपुर के पास में। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश, कानपुर। नागोद का शिव मंदिर, नागोद का शिव मंदिर। और नागोद कहां पर है? हाँ, सतना में। देखो नागदा और नागोद दो अलग अलग। नागदा कहां पर? उज्जैन, नागदा उज्जैन और नागोद सतना, सतना मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश। आप इसकी सूची और भी बड़ी कर सकते हो और इधर उधर से ढूंढ के भी लिख सकते हो।
तो ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला, और उसमें हमने क्या पढ़ा, गुफाएं और मंदिर, गुफाएं और मंदिर। तो गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं, ये गुप्तकालीन गुफाएं। फिर मंदिर में अपन ने पढ़ा दशावतार का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, नागोद का शिव मंदिर। कल हमने धार्मिक स्थिति पढ़ी थी, है? तो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म की बात की थी, उसमें वैष्णव और शैव दोनों धर्मों का विकास हुआ था। अश्वमेध यज्ञ तक इन्होंने करवाए थे, है ना? और कौन से यज्ञ करवाए थे? 2, वाजसने और वाजपेयी यज्ञ भी इन्होंने करवाए थे। तो उसमें धार्मिक स्थिति का क्वेश्चन लिखना हो तो ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि कल जितना पढ़ा था वो उससे संबंधित उतना ही है, नहीं, ये भी उसी से संबंधित है। भाई हम जब वैष्णव धर्म की बात करेंगे तो ये वाला तिगवा का विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये इसमें डालना पड़ेगा। और जब शैव धर्म पढ़ेंगे तो ये वाला शिव जी वाले जितने भी, पार्वती वाले, ये वाले, उसमें डालना पड़ेगा। क्लियर है एकदम? तब हमें उत्तर अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, इसे मिटा दो। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, जैसे 2 शब्द हमने मौर्य काल में वार्ता पढ़ा था, वार्ता, और गुप्त काल में अपन ने पढ़ा सार्थवाह। 2 शब्द अलग अलग काल के। तो सार्थवाह काय संबंधित है विजय? सर एक व्यापारी का संगठन है, हाँ, व्यापारियों का संगठन। और वार्ता क्या होता है? सर वो कृषि, पशुपालन, वो एक व्यवसाय है। व्यवसायियों का समूह, वार्ता। इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, तो क्या आधार होगा गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का? जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता कृषि, वैदिक सभ्यता पशुपालन। तो इसके बाद में जो भी अर्थव्यवस्था है मुगल काल तक देखेंगे, उसका आधार क्या रहेगी? कृषि एवं भूराजस्व, कृषि एवं भूराजस्व। तो यहाँ पर भी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, कृषि और सिर्फ कृषि। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है वो कृषि। अब कृषि करने के लिए भूमि चाहिए। कृषि करने के लिए क्या चाहिए? भूमि। भूमि और मिट्टी में अंतर होता है? नहीं होता है? क्यों होता है? हाँ? नहीं होता। क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? सर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, और भूमि एक ही प्रकार की होती है। गुड। आपकी भूमि भी अलग अलग प्रकार, भूमि भी अलग अलग प्रकार की होती है भाई, बेवकूफ मत बना इतने सारे बच्चे हो तो। हाँ, आप कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, हम तो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं ना प्रवचन। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ जो प्रवचन देता रहूं और आप सुनते रहो, अपने विचार भी व्यक्त किया करो। ये सार्थक पहल है, और सार्थक पहल तभी बनेगा जब आप लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभाओगे। नहीं तो सोचोगे कि मैं अकेले अपने दम पे कुछ करूँ तो संभव ही नहीं है। भूमि मतलब प्रकृति से जितने भी निःशुल्क उपहार दिए हैं वो सब भूमि के अंतर्गत आते हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है? हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। अब यहाँ हम सिर्फ जमीन की बात करें तो भूमि मतलब ये पूरा धरातल भूमि, उसके ऊपर पानी है तो भूमि है, उसके ऊपर पेड़ है तो भूमि है, उसके अंदर खनिज पदार्थ है तो भूमि है, पेट्रोलियम है तो भूमि है, सब कुछ भूमि है। मिट्टी या मृदा क्या है? मिट्टी या मृदा वो ऊपरी परत है
जो फसलों के पेड़ पौधों के उगने में सहायता है, मृदा है। मिट्टी क्या है? ऊपरी परत है। और अंदर जितने भी चट्टाने, चाहे आग्नेय शैल हो, संगमरमर हो, बलुआ पत्थर हो, ये सब भूमि है। मिट्टी है क्या ये? नहीं, मिट्टी सिर्फ ऊपरी परत जहाँ पर पेड़ पौधे उग सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो क्या है? मिट्टी। तो यहाँ पे भूमि के प्रकार अलग अलग इन्होंने कर लिए। तो सबसे पहला था क्षेत्र। एक होता था क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, क्षेत्र क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया क्षेत्र 3 नंबर में, तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इसमें पूछा गया है। पर जो अपने तरीके से पढ़ते हैं वो समझ जाते हैं कि इसमें क्या है। गुप्तकालीन भूमि का एक प्रकार। उत्तर ही खत्म हो गया, उत्तर ही खत्म हो गया। नहीं तो सोचते रहे कि ये क्षेत्र क्या है, किस विषय में का मैथ्स का पूछा, क्षेत्रफल लिखना है, क्या लिखना है, सोचते रहो। तो क्षेत्र क्या है? खेती के लिए प्रयुक्त भूमि। खेती के लिए प्रयुक्त भूमि। अब भूमि का जो प्रयोजन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई आवास के लिए भूमि, उद्योग बनाने के लिए इंडस्ट्रियल मतलब कॉमर्शियल भूमि हो सकता है, खेती के लिए हो सकता है, चारागाह के लिए भूमि हो सकता है, वृक्षारोपण के लिए भूमि हो सकती है। तो भूमि का जो उपयोग होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो खेती करने के लिए जो भूमि उपयोग में लाई जाती थी उसे क्या कहते थे ये लोग? क्षेत्र। गुप्त काल में क्षेत्र। एक दूसरी होती है वास्तु भूमि। वास्तु भूमि, वास्तु भूमि मतलब निवास करने के लिए, निवास करने के लिए, निवास करने के लिए, रहने के लिए जो भूमि होती थी, अभी भी यही होता है। ये जो खेती वाली भूमि होती है उसमें यदि मकान बनाना है तो क्या करना होता है? उसका डाइवर्जन करना होता है। डाइवर्जन मतलब परिवर्तन, मतलब कृषि भूमि से उसे आवासीय भूमि में परिवर्तन करना होता है। सरकार को टैक्स देना होता है उसका, है नहीं तो वो कॉलोनी अवैध कहलाती है। बार बार बैतूल में अखबारों में आते रहता है इतनी कॉलोनियां अवैध बनी। अवैध का मतलब ये नहीं किसी दूसरे की जमीन पे बना दी, मतलब वो भूमि का परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। ठीक। तो वास्तु भूमि। सदसल भूमि। सदसल, सदसल भूमि, सदसल भूमि मतलब चारागाह के लिए, चारागाह के लिए या घास मैदान वाली, घास मैदान या चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। चौथे नंबर पे पढ़ते हैं हम खिल। खिल या अप्रहत भूमि। खिल या अप्रहत भूमि। अप्रहत मतलब जो उपयोग में नहीं आ रही है, अर्थात बिना जोती गई भूमि, बिना जोती गई भूमि, बिना जोती गई भूमि, जिसके ऊपर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, परती भूमि जिसे बोल सकते हैं। फिर है औदिक। औदिक अर्थात दलदली भूमि। नदी के किनारे वाली की भूमि जो है वो क्या कहलाती थी? दलदली भूमि, जहाँ 12 महीने पानी भरा रहता था, कृषि करने के लिए उपयोगी नहीं थी। अपन ने पढ़ा यहाँ सामंतवादी प्रथा ज्यादा प्रचलन में है। भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? सर्वप्रथम सातवाहनों ने, है? सातवाहनों ने देना शुरू किया था, लेकिन स्थायी किसने कर दिया? गुप्तों ने कर दिया। और इस कारण कौन सी प्रथा का जन्म हुआ? सामंतवादी, सामंतवादी प्रथा का जन्म हुआ। तो भूमि दान दी जाती थी, भूमि दान। और भूमि दान 2 प्रकार का होता था। भूमि दान 2 प्रकार का, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, और एक है अक्षय
निवि, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अक्षय निवि, दो प्रकार की भूमि दान में दी जाती थी, ब्रह्मदेव और अक्षय निवि। ब्रह्मदेव मतलब अग्रहारी, गुरु को या अच्छे कार्य करने, मंदिरों को जो दान में दी जाती थी वो ब्रह्मदेव, मंदिरों वगैरह को जो दान में दी जाती थी वो क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। और अक्षय निवि मतलब सेवा के बदले में। अक्षय निवि जो भूमि थी वो काय के बदले में दी जाती थी? सेवा के बदले में। अब क्या है? वेतन देना है, वेतन देना है। और वेतन कौन देगा? चलो ढेर सारी तो जमीन है जिसको पता ही नहीं है इसका कहाँ क्या है, तो क्या कर ले? भूमि दान में दे देते थे। और वो कैसे हो जाती थी वे? स्थायी। लिखेंगे अक्षय निवि, स्थायी। कैसे हो जाती थी ये? स्थायी। अब राजा मांग भी नहीं सकता था उससे। क्लियर एकदम? अक्षय निवि जो भूमि है वो सेवा के बदले में दी जाती थी, और ये बाद में कैसे हो गई? स्थायी प्रथा। स्थायी प्रथा में क्या होता है? जैसे ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव में क्या है? किसी मंदिर को दान में दे दी। अब एक पुजारी है, अभी वो देख रेख कर रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो पुजारी बनेगा वो उसकी हो जाएगी, वो पैतृक रहेगी क्या? नहीं। लेकिन अक्षय निवि में क्या हो गई? ये स्थायी हो गई, पैतृक हो गई, अब उन्हीं की जमीन है, ये हो गई। राजस्व मतलब भू राजस्व कितना लिया जाता है? भू राजस्व, भू राजस्व कितना? 1/6। गुड, 1/6 भाग, 1/6 भाग लिया जाता था। अब कर व्यवस्था देखें हम। कर व्यवस्था 1/6 तो लिया जाता था, लेकिन कितने प्रकार से लिया जाता था? तो धान्य, धान्य क्या हो गया है? धान्य, दान के रूप में। धन धान्य ऐसा बोलते हैं, सुखी संपन्न है, धन धान्य से एकदम सुखी संपन्न है। क्या मतलब वो मोहित जी? इसमें पैसे नहीं, सिक्के सिक्के, हाँ, अनाज के रूप। अनाज के, धान्य यानी अनाज, धान नहीं है, धान्य यानी अनाज। मतलब जो टैक्स है वो धान्य के रूप में दे देते थे, अनाज के रूप में। जो भी उत्पादन हुआ उसी का 1/6 दे दिया। कौन बेचेगा और कौन क्या करेगा यहीं से लेके चल जाए। क्लियर एकदम? धान्य के रूप में एक लिया जाता था। धान्य मतलब अनाज में राजा का हिस्सा। धान्य का मतलब क्या है? अनाज में राजा का हिस्सा। एक है भट्ट कर, भट्ट कर मतलब पुलिस कर। अब पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान करेगी तो उसके बदले में टैक्स देना होता है। तो भट्ट कर क्या होता है? पुलिस कर, पुलिस कर। एक होता है चाट, एक होता है चाट। चाट क्या होता है? लुटेरों से बचाने के लिए कर, लुटेरों से बचाने के लिए कर। फिर है प्रणय, प्रणय अनिवार्य कर। प्रणय क्या होता था? अनिवार्य कर। विष्टि, ये बड़ा अच्छा कर है, विष्टि। विष्टि क्या होता है प्रिय? कोई बात नहीं, सब पता हो जरूरी भी तो नहीं है, है ना? तो फिर किसी को नहीं पता, फिर किसी को नहीं पता। अर्जुन को तो पता हो ही नहीं सकता, है ना? अब अंकित उसको पार्टी में ले आता तो पता रहता, कहाँ से पता रहेगा? हाँ, बेगार, बेगार, बेगार। बेगार क्या होता है?
पास रोजगार नहीं। तो बेकार जिसके पास रोजगार ना। काम के बदले गुड, वर्षा को पता है बिना मजदूरी दिए हुए किसी से काम करवाना। अब जैसे बंधुआ मजदूर टाइप लोग रखे रहते थे वहां पे, ये 50-500 मजदूर है जिसको खाना पीना दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो भाई उन लोगों को तो पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन राजा तो लेता था। तुम्हारे पास कितने गुलाम हैं, चलो लाओ उनका टैक्स। क्लियर हो गया है? बेकार, बेकार, बिना मजदूरी दिए हुए, बिना पारिश्रमिक दिए हुए काम करवाना क्या कहलाता है? बेकार। फिर है शुल्क। एक शुल्क नामक एक कर लिया जाता था। शुल्क, शुल्क यानी क्या होता है? राजकीय कार्य के लिए जो कर रहे राजकीय कार्य के लिए जो सेवा शुल्क चुकाया जाता है? फीस जिसे कहते हैं हम लोग, फीस। तो शुल्क यानी सीमा कर या बिक्री कर होता था। शुल्क क्या होता था? सीमा कर या बिक्री कर। बलि, बलि के ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बलि प्री का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था। बलि क्या होता है? स्वेच्छा से दी स्वेच्छा से दिया हुआ। मौर्य काल में था भाग और बलि, ये मौर्य काल। गुप्त काल में बलि एक था धार्मिक कर। बलि क्या था? धार्मिक कर। धार्मिक कर, बलि क्या था? एक धार्मिक कर। फिर है ऊपरी कर। ऊपरी कर, ऊपरी कर, ऊपरी कर। ऊपरी कर में हम देखेंगे उन रैयतों पर जो भूमि के स्वामी नहीं थे। उन रैयतों पर जो भूमि के स्वामी नहीं थे। क्या चीज हो गई? रैयत यानी क्या होता है? मजदूर। नहीं, रैयत यानी किसान। रैयत यानी क्या होता है? किसान। लेकिन वो किसान जिसके पास में भूमि नहीं है। किसान यानी किसानी करने वाला, खेती करने वाला। अब खेती तो करते थे लेकिन उनके पास जमीनें नहीं थी, तो क्या करेंगे? राजा की जो भूमि है या सावंत की जो भूमि है या भूमिपति जो जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि है या ऐसे वृद्ध जो कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों की भूमि वो ठेके या बटाई से लेते थे। तो ऐसा नहीं कि इनको टैक्स नहीं देना होता था, इनको भी टैक्स देना होता था। तो उसे क्या कहते थे? ऊपरी कर। ऊपरी कर। अब राजस्व चुकाने के लिए या तो धान्य के रूप में दे सकते थे या फिर हिरण्य। हिरण्य एक है, हिरण्य एक शब्द है हिरण्य। ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हिरण्य, हिरण्य एवं मेय है। में हिरण्य, हिरण्य का मतलब है नकद भू राजस्व वसूलने वाले या नकद राजस्व, मुद्रा के रूप में राजस्व देने वाले। और में या एक और शब्द है में या औदरांगिक। औदरांगिक, औदरांगिक जैसे किसी दुकान के ऊपर, व्यापारी के ऊपर टैक्स लेना है तो किस रूप में लेंगे? वो हिरण्य के रूप में, नकद के रूप में, मुद्रा के रूप में लेते थे। लेकिन में या औदरांगिक मतलब वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। हाँ, वस्तु विनिमय नहीं, मतलब खाद्यान्न के रूप में, अनाज के रूप में भू राजस्व वसूल करना। अनाज के रूप में भू राजस्व वसूल करना, अनाज के रूप में मतलब जिसका उत्पादन हो रहा है वही का वही टैक्स के रूप में ले लेना। क्लियर है एकदम? तो ये इस तरीके से वहां की भू राजस्व प्रथा या आर्थिक स्थिति थी। समुद्रगुप्त का अधिकारी कौन था? प्रमुख हरिशेख। विक्रमादित्य का कौन था? वीरसेन साव। और कुमार गुप्त का कौन था? नहीं लिखा। पृथ्वी से। पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन कहीं लिख के रख लो, पृथ्वी सेन। स्कंद गुप्त का चक्रपालित
चक्र पाली। स्कंदगुप्त के समय चक्र पाली। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? नहीं, वो तो मंत्री था, है? मंत्री था। हम सेनापति की बात कर, युद्ध एवं शांति वाले की बात कर रहे हैं। पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के बारे में पढ़ा था, उसका एक सेनापति था। क्या था? अशोक के समय में था तुषाश्व। ये कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख के रख लो। अशोक के समय में था तुषाश्व। रुद्रदामन के समय में था सुविशाख। सुविशाख, सुविशाख। अभी हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है जो हम पढ़ रहे थे, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। तो वहां पे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? गुफाएं और मंदिर, गुफाएं और मंदिर। गुप्त काल में स्तूप भी बने हुए हैं और ये बड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाता है। बड़ा कठिन क्वेश्चन कैसे? क्योंकि हम स्तूप को कहां लेके चल जाते हैं? मौर्य काल में, सम्राट अशोक के समय में। लेकिन गुप्त काल में भी कुछ स्तूप बने हैं और वो महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 मतलब हेडिंग डाल देंगे, गुप्तकालीन स्तूप। गुप्तकालीन स्तूप, गुप्त कालीन स्तूप। कोई बता सकता है क्या? धमेख स्तूप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। धमेख स्तूप सारनाथ में, धमेख स्तूप ये उत्तर प्रदेश में होगा, सारनाथ में है। तो ऊंचाई इसकी 128 फुट। निर्माण, ऊंचाई 128 फीट। निर्माण ऊंचे चबूतरे के समतल धरातल पर, ऊंचे चबूतरे के समतल धरातल पर, चारों कोनों पर बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए ताख बनाए गए, मतलब चबूतरे बनाए गए हैं। ताख बनाए गए हैं। स्तूप पर बना, स्तूप पर बना लता पत्रक, लता पत्रक व इस पर बनी, व इस पर बनी ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां काफी उल्लेखनीय है, काफी उल्लेखनीय है। तो सारनाथ का धमेख स्तूप किस काल का है? ये गुप्त काल का है। ठीक, फिर लिखेंगे जरासंध बैठक स्तूप। जरासंध बैठक स्तूप ये कहां पर है? राजगृह में, राजगृह। फिर लिखेंगे खास स्तूप। खास नाम से ही लग रहा है, खास जो है ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ऐसा लग रहा है कि उधर ही कहीं होगा, है? कहां पर होगा फिर? सिंध क्षेत्र में स्थित मीरपुर में, है? सही बोला ना? खास सिंध क्षेत्र, मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र। तो सिंध क्षेत्र में स्थित मीरपुर में, सिंध क्षेत्र में स्थित मीरपुर में। तो गुप्तकालीन 3 स्तूप पढ़े अपन ने, सारनाथ का धमेख स्तूप, राजगृह स्थित जरासंध बैठक स्तूप और सिंध क्षेत्र के मीरपुर में स्थित खास स्तूप, 3 स्तूप। अब हम
गुप्तकालीन मूर्ति कला के विषय में चर्चा करेंगे। मूर्ति कला अपन ने धार्मिक स्थिति में पढ़ लिया, मूर्ति पूजा पहले से था लेकिन इनके समय में ज्यादा प्रचलन में था और मूर्तियों के लिए इन्होंने मंदिर बनाए थे। तो गुप्त काल में विष्णु शिव सूर्य गणेश स्कंद कुबेर लक्ष्मी पार्वती दुर्गा आदि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ बुद्ध बोधिसत्व एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्लियर है एकदम? किस किस की मूर्तियां? मतलब देखो, शैव धर्म और वैष्णव धर्म तो था ही, तो उनकी मूर्तियां बनेगी, शिव विष्णु की मूर्तियां तो बनेगी। इसके अलावा बुद्ध और बोधिसत्व, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, बोधिसत्व मतलब उसके अन्य गौतम बुद्ध की। तो ये बोधिसत्व एक बड़ा शब्द है। बोधिसत्व का मतलब वो है जो निर्वाण प्राप्त करने के बाद में भी जन कल्याण में लगे रहे हैं। इन लोगों को क्या बोला जाता है? बोधिसत्व। निर्वाण प्राप्त करने के बाद में भी जन कल्याण के बारे में सोचते रहे, उन लोगों का बोला जाता है बोधिसत्व। तो बुद्ध, बोधिसत्व और जैन तीर्थंकर की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। अब क्या विशेषताएं थी इस काल की मूर्तियों की? विशेषताएं देख ले। जैसे मंदिरों की विशेषताएं पढ़ी अपन ने, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो एक है नग्नता का त्याग। नग्नता का त्याग। पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो नग्न होती थी, और इसमें क्या उन्होंने वस्त्र वाली जो परंपरा जो है वो शुरुआत कर दी। मतलब मूर्तियों को सुंदर बनाना शुरू कर दिया। अभी देखते हैं ना, मूर्तियों के ऊपर बाकायदा जो साड़ी वगैरह पहने हुए, टोपी लगाए हुए, इस तरीके के आभूषण पहने हुए, इस तरीके की मूर्तियां इन्होंने बनाना शुरू किया। पहले यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती थी। वैदिक काल में, मौर्य काल में यक्षिणियों की मूर्तियां वो नग्न अवस्था में पाई जाती थी, लेकिन इन्होंने नग्नता का त्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया। दूसरा, दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता। दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता, मतलब जो अश्लीलता को खत्म कर दिया। और इसमें क्या लाया? जैसे प्रभामंडल, आभामंडल वो दिखाते थे इसमें। तो मतलब वो आध्यात्मिक सौंदर्य, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, देखो इसका आभामंडल कितना बड़ा है, वो देखो ना, प्रकाश निकलते हुए इस तरीके से दिखाया जाता। तो ये क्या है? आध्यात्मिक सौंदर्य। मूर्तियों में आध्यात्मिकता, भद्रता एवं
शालीनता, मूर्तियों में आध्यात्मिकता, भद्रता एवं शालीनता दृष्टिगोचर। अब अर्जुन को तो ये भी नहीं पता कि भद्र क्या होता है। भद्र यानी क्या होता है? हाँ? नहीं पता। आपके डबल दांत हैं इसलिए नहीं पता। हाँ अच्छा सही में विजया तो कुछ अलग ही सोच रहे थे। भद्र यानी क्या होता है? आप बताएं जरा, भद्र यानी क्या होता है? सुभद्र यानी जो अच्छा ना हो। जो अच्छा ना, मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा था कि ऐसे ही किसी के दिमाग में। तो फिर अभद्र यानी क्या होगा? फिर अभद्र यानी क्या होगा? बोलते हैं ना उसने बड़ा अभद्र व्यवहार किया। तो अ लगाने से तो उल्टा हो जाता है ना? अपोजिट बनाने के लिए अ का इस्तेमाल करते हैं ना। तो फिर सत्य, जैसे सत्य, उसमें अ लगा दो तो क्या बन गया? असत्य। तो भद्र यानी अच्छा। भद्र यानी क्या होता है? वो बड़ा भद्र पुरुष है, मतलब सज्जन पुरुष है, सज्जन व्यक्ति है। और अभद्र मतलब असज्जन, जिसमें अच्छे लक्षण नहीं है। तो इसमें क्या था? भद्रता का गुण था, मतलब अच्छाई थी उसमें। ठीक, तो क्या लिखा आपने? आध्यात्मिकता, भद्रता एवं शालीनता दृष्टिगोचर। गांधार शैली के, अगला पॉइंट लिखेंगे, गांधार शैली के प्रभाव से अछूती। गांधार शैली के प्रभाव से अछूती। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, कुषाण मूर्तियों के विपरीत। कुषाण मूर्तियों के, कुषाण क्या होता है? कुषाण क्या होता है? वंश, कुषाण वंश की बात कर रहे हैं। जैसे कनिष्क है ना, कनिष्क के साम्राज्य में बहुत अधिक बुद्ध मूर्तियां बनी है ना? मथुरा शैली में भी बनी है और गांधार शैली में भी बनी है। तो इस समय क्या हुआ, वो सीधी मूर्तियां बनाते थे। तो वहां मूर्तियां तो बनती थी, लेकिन चेहरा छोटा था। उसमें चेहरा वगैरह एकदम हष्ट पुष्ट मूर्तियां बनती थी एकदम। लेकिन इसमें व्यक्ति को छोटा सा बनाते थे, किसी देवी देवता को छोटा सा बनाते थे, और उसका आभा मंडल बड़ा बनाते थे। ये इसकी विशेषता थी। तो क्या किया इसने? कुषाण मूर्तियों के विपरीत प्रभा मंडल का महत्व, प्रभा मंडल का महत्व। प्रमुख मूर्तियां देख लेते हैं। तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति नंबर 1, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति लगभग 2 फुट 4.5 इंच ऊंची, पद्मासन अवस्था में, पद्मासन अवस्था में, सिर पर अलंकृत प्रभामंडल। किस अवस्था में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, पहले तो ये क्वेश्चन समझ लो। इसे क्वेश्चन बन जाएगा, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति किस काल की है? तो उसमें कुषाण काल भी दिया रहेगा, क्योंकि कनिष्क बहुत बड़ा धार्मिक शासक था, बौद्ध का भक्त था वो कनिष्क। गांधार कला उसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। मौर्य काल में सम्राट अशोक, इन्होंने बुद्ध की मूर्तियां क्या किया। इसी प्रकार हर्षवर्धन उसके समय में, या कंफ्यूज हो जाते हैं किस काल की थी। तो गुप्त काल तो वैष्णव धर्म के लिए जाना जाता है, लेकिन मूर्तियां तो यहाँ पर भी बनी। तो पहला क्वेश्चन तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति किस काल की है? ये गुप्त काल की है। कितनी हाइट है इसकी? 2 फुट 4.5 इंच, 2 फुट 4.5 इंच ऊंची। किस अवस्था में बैठी है? पद्मासन अवस्था में, पद्मासन अवस्था में। सिर पर अलंकृत प्रभामंडल, सिर पर अलंकृत प्रभामंडल, प्रभामंडल। बाल घुंघराले, बाल घुंघराले तथा कान लंबे, अंकित जैसे।
बाल घुंघराले तथा कान लंबे, दृष्टि दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकी। आप लोगों को नहीं टिकाना है, लिखना भर है जल्दी से। ये कौन सी अवस्था होती है? ध्यान अवस्था। ध्यान में जब बैठते हैं तब यही बोलते हैं कि आप एक ऐसी चीज को देखो कि आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटके ही नहीं। तो दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर टिकी, यह धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। उपदेश देने वाली मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। क्लियर एकदम? कौन सा पढ़ा अपन ने? सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। फिर है मथुरा की बुद्ध मूर्ति। दो मूर्तियां मिली हैं यहां पर, दोनों खड़ी मुद्रा में है। अब यही अंतर, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति और मथुरा की बुद्ध मूर्ति दोनों गुप्तकालीन है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक पद्मासन अवस्था में बैठी हुई है और दूसरी खड़ी है। ऊंचाई 7 फुट 2.5 इंच, 7 फुट 2.5 इंच। सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। तीसरा, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति इस समय बर्मिंघम संग्रहालय, बर्मिंघम कहां का शहर है? लंदन। ब्रिटेन का। लंदन का कैसे होगा? लंदन तो शहर है एक, लंदन में दूसरा लंदन थोड़ी होगा। ब्रिटेन का शहर है, ब्रिटेन के नगर में स्थित है। बर्मिंघम संग्रहालय ब्रिटेन में स्थित है, अभी यह भारत में नहीं, वहां पर स्थित है। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला में 4 पॉइंट पढ़ लिए अपन ने। एक गुफा, दूसरा मंदिर, तीसरा स्तूप और चौथा मूर्ति कला। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब एक भर क्वेश्चन बचा है हमारा, उसे कल पढ़ेंगे हम, और वो है गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है, क्यों? स्वर्ण काल था या नहीं? मतलब समीक्षात्मक क्वेश्चन है, समीक्षात्मक क्वेश्चन है। अब स्वर्ण काल था, क्यों था? क्योंकि चरमोत्कर्ष का काल था। अब किस किस क्षेत्र में? तो राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र मतलब महान सम्राट नेपोलियन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऐसे महान सम्राट का काल था। फिर आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता बताते हैं यहाँ पर। फिर एक सामाजिक क्षेत्र में शूद्र, दास, इनकी स्थिति में सुधार हुआ। धार्मिक क्षेत्र में मतलब वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का विकास हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखो तो पूरी स्थापत्य कला इसमें आ जाएगी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का मंदिर, ये सब इसमें आएगा। फिर कला के क्षेत्र में यही जो अभी डाला वही इसमें डालेंगे। फिर कि स्तूप बने, यहाँ पर मंदिर बने, मूर्तियां बनी, ये सब कला के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में तो पुराणों की रचना हुई, रामायण महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। कितने सारे साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य सब पढ़ा आपने। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में तो वहां वराहमिहिर था, आर्यभट्ट था, और जो दिल्ली में स्थित है लोह स्तंभ, ये गुप्त काल का है। आज तक बारिश पानी में खड़ा, लेकिन जंग इस पे नहीं लगता। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विकास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल। फिर इसकी समीक्षा करना पड़ेगा, क्या वास्तव में था? तो फिर फायान बोलता है कि लेन देन तो कौड़ियों में होता था, पाटलिपुत्र नगर पतन की ओर था, मतलब कुछ तो गड़बड़ था, दिखावा अलग था। तो इस तरीके से समीक्षात्मक दृष्टिकोण से कल इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मेंस का क्वेश्चन है।
तो मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। आज तक सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।